इंडी गठबंधन वहीं वापस जाएगा जहां पे वो था, अपोजिशन बेंच में। उधर ही बैठेंगे, पिछली बार से थोड़े कम नंबर के साथ बैठेंगे, क्योंकि इस बार जो अंडर करंट है प्रधानमंत्री मोदी जी के काम का भी और आगे जो उनसे उम्मीदें हैं देश की जनता को, उसके लिए भी जो अंडर करंट है, मुझे लगता है ये बात अपोजिशन को भी समझ में आ गई है। तो ये सारा खेल तमाशा कि हम आने वाले हैं, हम भी जीत सकते हैं, हमारे इतने नंबर, ये सब 1 तारीख तक की शाम का है। इसके बाद आपको 2 दिन ये लोग मिलेंगे कि एग्जिट पोल झूठे हैं, एग्जिट पोल झूठे हैं चिल्लाते हुए मिलेंगे, और 4 तारीख से ईवीएम को गाली देते हुए मिलेंगे। केजरीवाल जी के साथ एक खासा आपका एक संबंध नजर आता, क्यों आप उनके पीछे पड़े हुए हैं? कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ में होगा। तीनों तिहाड़ तक पहुंच गए। मुझे तो ये लगता है कि देश में करप्शन के अगेंस्ट ऐसी बहुत कम लड़ाइयां हुई होंगी जिसमें जिस नेता के करप्शन के खिलाफ आंदोलन हुआ वो जेल तक भी पहुंचा हो। तो दिल्ली वालों को बधाई देनी चाहिए कि एक ऐसी लड़ाई दिल्ली वालों ने लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो इसमें हमने भ्रष्टाचारियों को जेल तक पहुँचाने का काम किया और अपने कर्मों की गति भुगत रहे हैं। और अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नमस्कार, जय हिंद और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम बीइंग लॉजिकल विद अंबर के एपिसोड में। और आज हमारे साथ बहुत खास शख्सियत मौजूद हैं, कपिल मिश्रा जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार, थैंक यू। कपिल जी, केजरीवाल जी जेल से वापस आ गए, अब तो आपको सशरीर उनको महसूस कर पा रहे हैं? आत्मा और शरीर दोनों बाहर हैं। अब मेरा सवाल तो बस ये है कि 2 जून को सिर्फ शरीर जाएगा या आपकी बार आत्मा भी जाएगी, या इस बार भी आत्मा भटकती रह जाएगी? पर स्वागत है उनका। बस मेरे को एक बात जरूर जज साहब से शिकायत है कि जज साहब ने न्याय नहीं किया, अन्याय किया। उनको 1 जून तक के लिए बाहर नहीं निकालना चाहिए था केजरीवाल, उनको 4 जून तक के लिए निकालना चाहिए था। रिजल्ट देख के जाते, जमानत जब्त आम आदमी पार्टी की अपने हाथों से करा के जाते, तसल्ली से वापस जाते तिहाड़ में। ये 3 दिन के लिए पहले जाएंगे, फिर वहाँ खबरें ढूंढेंगे कहाँ तिहाड़ जेल में कौन जीता कौन हारा। तो मुझे लगता है 4 जून तक बाहर रहना चाहिए था और आम आदमी पार्टी की तसल्ली से जमानत जब्त करा के फिर वापस जाना चाहिए। लेकिन अभी आपको आने में काफ़ी देर हुई और आप चुनावी कैंपेन, आई एम श्योर जो आपकी इवेंट्स चल रही हैं वो चुनावी ही होंगी क्योंकि चुनाव नज़दीक है। जो इंडिया टीम वाले हैं .इंडिया अलायंस, उनका कहना है कि हम लोग तो वापस आ रहे हैं क्योंकि अब केजरीवाल जी भी जेल से पूरी आत्मा और शरीर दोनों आपस में मिल गए हैं, तो खामखा आप लोग मेहनत कर रहे हैं क्योंकि वो दिल्ली में सारी सीट उनके पास आने वाली है। क्यों आप 40 डिग्री में इतनी मेहनत कर रहे हैं? इंडी गठबंधन वहीं वापस जाएगा जहाँ पे वो था, अपोजिशन बेंच में। उधर ही बैठेंगे, पिछली बार से थोड़े कम नंबर के साथ बैठेंगे, क्योंकि इस बार जो अंडर करंट है प्रधानमंत्री मोदी जी के काम का भी और आगे जो उनसे उम्मीदें हैं देश की जनता को, उसके लिए भी जो अंडर करंट है, मुझे लगता है ये बात अपोजिशन को भी समझ में आ गई है। तो ये सारा खेल तमाशा कि हम आने वाले हैं, हम भी जीत सकते हैं, हमारे इतने नंबर, ये सब 1 तारीख तक की शाम का है। इसके बाद आपको 2 दिन ये लोग मिलेंगे कि एग्जिट पोल झूठे हैं, एग्जिट पोल झूठे हैं चिल्लाते हुए मिलेंगे, और 4 तारीख से ईवीएम को गाली देते हुए मिलेंगे। ये इनका ट्रेडिशन है, अपनी परंपरा का पूरा पालन करेंगे इस बार भी ये लोग। एक बार बताइए, आपका कपिल जी, केजरीवाल जी के साथ एक खासा आपका एक संबंध नजर आता है, आखिर ऐसा क्या है जो आपसे उनको इतनी मोहब्बत है? क्यों आप उनके पीछे पड़े हुए इतने सालों से? नहीं, मैं तो पीछे नहीं पड़ा, मैं तो जेल तक छोड़ के आया हूँ। मैं कहाँ पीछे पड़ा हूँ? मैंने 6 साल पहले कहा था कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ में होगा। तीनों तिहाड़ तक पहुँच गए। तो मुझे तो ये लगता है कि देश में करप्शन के अगेंस्ट ऐसी बहुत कम लड़ाइयाँ हुई होंगी जिसमें जिस नेता के करप्शन के खिलाफ आंदोलन हुआ वो जेल तक भी पहुँचा हो। तो दिल्ली वालों को बधाई देनी चाहिए कि एक ऐसी लड़ाई दिल्ली वालों ने लड़ी है भ्रष्टाचार के खिलाफ, कि जिसमें हमने भ्रष्टाचारियों को जेल तक पहुँचाने का काम किया है। और ये मोहब्बत खास है क्योंकि ये घाव हमारे शहर के ऊपर लगाया गया, छल किया गया, धोखा दिया गया। इस शहर के साथ जो धोखा हुआ है वो कभी इतिहासों में पढ़ाया जाएगा। एक आदमी ऐसा भी आया जिसने आंखों में आंख डाल के झूठ बोला जनता के साथ और अपने कर्मों की गति भुगत रहे हैं। और अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर रिलीज होने वाली है, पूरी पिक्चर रिलीज होगी। लेकिन आप भी आम आदमी पार्टी का हिस्सा रहे हैं और जब आपने आम आदमी पार्टी नहीं रहा अंबर, मैं फाउंडर रहा हूँ, तो हम आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं थे, हमने आम आदमी पार्टी को बनाया था। जी, जब आपने आम आदमी पार्टी छोड़ी तो आपका छोड़ने का आपने रीज़न बताया कि जो आपने वादा किया था कि वो कांग्रेस के द्वारा किए गए जितने भी करप्शन है उनके ऊपर कार्रवाई करेगा, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आज जबकि इंडिया अलायंस बना और उसमें आप भी शामिल हो गए, तो एक केजरीवाल एक दूरदर्शी नेता के रूप में देखे जा रहे हैं कि उन्होंने कांग्रेस के ऊपर कार्रवाई नहीं की, तो उनके पास आज वो चेहरा है कि जाके वो इंडी गठबंधन में शामिल हो गए? देखो, जूतों में दाल पीने को अगर दूरदर्शी होना कहते हैं तो केजरीवाल इसके चैंपियन है। शीला दीक्षित के जूतों में दाल पी है उन्होंने, और माकन के कांग्रेस के जूतों में दाल पी है। लेकिन क्या ये वही आदमी नहीं है जो फाइल लेके घूमता था कांग्रेस के खिलाफ? एक जमाना था अंबर जब केजरीवाल ये कहता था मुझे वोट दो, मैं सोनिया को और राहुल को जेल में डाल दूंगा, और आज कह रहा है मुझे वोट दो,
वरना मोदी सोनिया और राहुल को जेल में डाल देगा। कहाँ से कहाँ तक आ गए हो आप? जिन नेताओं के जेल जाने का डर दिखा के आप वोट मांग रहे हो, उन्हीं को जेल में भेजने का वादा करके आप राजनीति में आए थे। तो एक तरह से जो मिशन आपने उठाया था उसे पूरा प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, और इसीलिए देश मोदी जी के साथ है, और इसीलिए आप तिहाड़ की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक बात है कपिल जी, जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ, वो ये कि जिस तरह से चुनावी समय में केजरीवाल वापस आते हैं, उनको इंटरिम बेल कहें या फिर ये कहें कि उनको एक तरह से पैरोल मिली है चुनावी प्रमोशन करने के लिए, तो इसी तरह से एक पंडोरा बॉक्स कहीं ना कहीं खुल गया है कि हेमंत सोरेन भी वापस आ जाएंगे, फिर और भी लोग वापस आ जाएंगे, कहीं ना कहीं आउटस्मार्ट करे बीजेपी को। नहीं, इसमें बीजेपी का रोल ही नहीं है। ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और जुडिशरी के बीच का मामला है। अगर जुडिशरी चाहती है कि पॉलिटिकल क्लास को एक अलग क्लास की तरह देखा जाए, कानून से ऊपर देखा जाए, चुनावों के लिए अपराधियों को बाहर छोड़ा जा सकता है, जुडिशरी ऐसी कोई परंपरा स्थापित करना चाहती है, तो सारा देश उसका गवाह विटनेस बन सकता है। इससे ज़्यादा तो अभी तो कुछ नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। लेकिन मेरे को ये लगता है कि जो इस देश की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली में सुधारों की बात करते हैं या उसके गिरते हुए रूप से चिंतित हैं, वो सब लोगों को अरविंद केजरीवाल एपिसोड जो है एक ब्लैक चैप्टर के तौर पर इंडियन जुडिशरी के तौर पर देखा जाएगा कि कुछ मांगा नहीं गया, कुछ रीज़न नहीं दिए गए। कोर्ट खुद कह रहा है कि मेरिट पे नहीं दे रहे हम ये फैसला, हम चुनाव के प्रचार करने की छूट के लिए दे रहे हैं। तो चुनाव प्रचार क्या केजरीवाल को अकेले करना है? चुनाव प्रचार शायद सिसोदिया भी कर लेते। मैं तो ये हैरान हूँ कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका ही लगाई, सिसोदिया की क्यों नहीं लगाई? ये भी तो कह सकते थे कि हम तीनों को, सत्येंद्र जैन को, सिसोदिया को और मेरे को, तीनों को प्रचार करना है। तो क्या शायद वो चाहते थे कि बाकी दोनों अंदर ही रहें, यही बाहर घूमें। और लेकिन ये कोई अच्छी परिपाटी नहीं है, और न्यायालय है, हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं, सभी करते हैं, और बाध्यकारी फैसला है, लागू भी होगा, वो बाहर भी रहेंगे। लेकिन चिंताजनक तो है, आप स्थापित क्या करना चाहते हैं? और ईडी ने जो एफिडेविट दिया, वो एफिडेविट ऐसा तो नहीं है कि देश की जनता ने देखा नहीं, सब उसके चीज़ों को पढ़ रहे हैं। और इसके पीछे की लॉबिंग है क्या इसके पीछे का कोई दबाव है क्या इसके बदले अभिषेक मनु सिंघवी जी को राज्यसभा भेजा जा रहा है क्या? इसीलिए स्वाति मालीवाल से रिज़ाइन मांगा जा रहा है? ये सारी चीज़ें देश की जनता देख रही है, सामने कभी ना कभी तो सच सामने आएगा ही आएगा। लेकिन एक सवाल मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो मोदी 3.0 रहने वाला है, आने वाला, और बहुत उम्मीद की जा रही है कि मोदी जी वापस आने वाले हैं। हालांकि इंडी गठबंधन की तरफ से एक अलग ही केजरीवाल के वापस आने के बाद के बीजेपी केजरीवाल वापस जी जेल में सवाल ये है कि जो एक जुडिशियल चेंजेस या रिफॉर्म्स की बात या डर इंडिया अलायंस की तरफ से लोगों के बीच में दिखाया जाता है कि बीजेपी वापस आएगी तो बहुत बड़े बदलाव कर देगी और सारा कानून और संविधान बदल देगी। क्या जो कॉलेजियम में बदलाव की बात आती है, जिस तरह से हम जुडिशरी में इस तरह के फैसले देखते हैं, कन्वीनियंस वाले कुछ बड़े फैसले हम देखेंगे 3.0 में? देखिए, मेरे को ये लगता है सबसे पहली बात तो संविधान परिवर्तन की जो आपने बात की, इस देश में संविधान जितनी बार भी बदला गया है वो कांग्रेस के द्वारा बदला गया है। देश के स्वतंत्र होते ही नेहरू ने सबसे पहला अमेंडमेंट कर दिया था कॉन्स्टिट्यूशन में, और वो अभिव्यक्ति की आज़ादी के खिलाफ ही था। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने अंतिम दौर में जो शब्द कहे हैं वो तो कांग्रेस और नेहरू के लिए कहे हैं ना, कि एक अच्छा डॉक्यूमेंट भी खराब लोगों के हाथों में कितना खराब बन सकता है। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने खुद बोला ना कि कांग्रेस ने संविधान की जो दुर्गति की। और उसके बाद तो राजीव गांधी के तो आप तो वीडियो उपलब्ध है ना, जिसमें वो चुनावी सभाओं में भाषण देते थे कि हम जीत के आएंगे तो संविधान बदल देंगे, और उन्होंने बदला। कितने अमेंडमेंट संविधान के अंदर लेके आए हैं। तो मुझे लगता है कि ये डर दिखाना कि भाजपा आएगी तो संविधान बदल देगी, भाजपा आएगी तो इस देश में राज्यपाल शासन किसने लगाए? गवर्नर रूल कांग्रेस ने लगाए। इंदिरा गांधी ने तो 7 राज्यों की सरकारें बर्खास्त कर दी थी एक बार में। जहां पर चुनाव नहीं जीते वहीं पर ही राष्ट्रपति शासन लगा देते थे। क्या भारतीय जनता पार्टी ने लगाए? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट क्या भारतीय जनता पार्टी ने किया? इमरजेंसी इस देश में जब लगी तो वो कांग्रेस के द्वारा लगाई गई। डिक्टेटरशिप किसको कहते हैं? किसी ने, एक गायक ने एक गाना लिख दिया सरकार के खिलाफ तो उसके गानों पे बैन लगा दिया गया और उसको जेल में डाल दिया गया। किशोर कुमार जैसे गीतकारों को, ऐसा भी नहीं कि कोई अननोन गीतकार हो जिनको लोग जानते थे, अखबारों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। सारे के सारे विपक्ष को जेल में डाल दिया गया। ये सारा काम कांग्रेस पार्टी का किया हुआ है, किसी और ने नहीं किया है। और सरकारों को अपने इशारों पर चलाना और गिरा देना और राष्ट्रपति शासन लगा देना, जिस प्रकार दिल्ली ने भी तो वो पीड़ा देखी है ना, जब बस्तियों के ऊपर बुलडोजर चलाए गए थे, कांग्रेस के द्वारा चलाए गए। जबरदस्ती नसबंदी के ऑपरेशन कांग्रेस के द्वारा चलाए गए थे। तो ये आज जो हुआ ये दिखा रहे हैं, ये अपने ही पाप गिना रहे हैं। और देश की जनता को पता है, नरेंद्र मोदी अगर तानाशाह होते तो तानाशाह के सामने तानाशाह को तानाशाह कौन कहता? चाइना में कोई कह सकता है चाइना के प्रीमियर को कि वो तानाशाह है? कोरिया में कोई कह सकता है क्या? रशिया में कोई कह सकता है क्या? इतनी डेमोक्रेसी है कि रोज सुबह उठते ही गाली दे रहे हो, रात को सोने तक गाली दे रहे हो, और सपने में भी गालियां बड़बड़ा रहे हो, और उसके बाद भी कह रहे हो कि देश में तानाशाही चल रही है। तो मुझे लगता है जनता इस चीज़ को समझ रही है, जनता इस चीज़ को देख रही है,
और 4 जून को जनता जवाब देने जा रही है इस चीज़ का। कपिल जी, अरविंद केजरीवाल जेल से आएंगे, उससे पहले ऐसा लग रहा था कि वो जेल से वापस आएंगे तो आप में जो उनके करीबी परिवार के लोग या फिर जो बिल्कुल नज़दीकी उनके कोर ग्रुप के लोग माने जाते हैं, ऐसा लग रहा था कि सब लोग एक साथ जुड़ेंगे और बहुत कुछ हमें कुछ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके ऑपोजिट हमें देखने के लिए मिला। सीएमओ में हमने देखा बीते दिनों एक पीसीआर पे कॉल गई है स्वाति मालीवाल द्वारा और उसके बाद वो थाने भी पहुंच गई। सुना है कुछ सुनीता भाभी को कुछ नज़दीकियाँ उनके कुछ पसंद नहीं है, क्या कुछ है? देखिए, मैं व्यक्तिगत तो नहीं बोलूँगा किसी के बारे में, व्यक्तिगत क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये तो बात है कि स्वाति मालीवाल जी ने अपने पर्सनल मोबाइल फ़ोन से दिल्ली पुलिस को फ़ोन किया, मुख्यमंत्री के घर के अंदर से। लोकेशन भी है अब तो, और कॉल फ़ोन का नंबर भी है जिस नंबर से कॉल आई, और उसमें स्वाति मालीवाल जी ने क्या बोला कि मैं स्वाति मालीवाल बोल रही हूँ, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मुझे अपने नौकर विभव से पिटवा रहे हैं। तो ऑन रिकॉर्ड है, फ़ोन नंबर ऑन रिकॉर्ड है, लोकेशन ऑन रिकॉर्ड है, कॉल में क्या बोला गया ये ऑन रिकॉर्ड है। और उसके बाद वो वहाँ से रोते हुए आई हैं, थाने में बैठी हैं, थाने में भी उन्होंने यही बात बोली है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं शिकायत दर्ज कराने के लिए वापस आऊँगी। उसके बाद से लेके अब तक वो मिली नहीं है, कहाँ है। और ईश्वर करे जब तक ये एपिसोड सच में ब्रॉडकास्ट हो, लोग इसे देखें, तब तक पता लग जाए स्वाति मालीवाल जी के साथ क्या हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री के घर में राज्यसभा सांसद के साथ अगर इस प्रकार की प्रताड़ना और हिंसा होती है तो इस देश में पहले कभी ऐसा पाप नहीं हुआ है। और मुझे लगता है कि ये धृतराष्ट्र वाला पाप है और इसका प्रतिफल भी वही होगा, इसका न्याय भी वही होगा जो धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों के साथ हुआ था। अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो किसी बेटी को, मेरी राजनीतिक विरोधी है स्वाति मालीवाल और भविष्य में भी कोई राजनीतिक रूप से हम साथ होंगे इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक बेटी है, राज्यसभा की सांसद है, महिला आयोग की चेयरमैन रही है, अगर वो इतनी असहाय हो गई है तो उस शीश महल के अंदर और कितने पाप होते होंगे, कल्पना भी करना हम लोग और आपके बस की बात नहीं है। कपिल जी, दिल्ली की राजनीति की बात करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको दिल्ली मॉडल इनफैक्ट केजरीवाल पंजाब में और पूरे देश में इनफैक्ट उन्होंने मैनिफेस्टो दिल्ली मॉडल में आपको 2 लाइन में बता देता हूँ। जी, वो वादा करते हैं कि हम फ्री बिजली, फ्री पानी, ये वो पूरा फ्री देंगे। पूरे देश को कहाँ से दे देंगे, मैं समझना चाहती अद्दे हूँ के साथ कैसे अद्दा देंगे? फ्री, पौवे के साथ पौवा फ्री। यह है दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस, इसके अलावा कुछ नहीं है दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस। आपको एक कहानी सुनाता हूँ जी। एक बार एक आदमी मस्जिद में बैठ के शराब पी रहा था, तो मौलवी साहब ने उससे कहा कि भाई ये खुदा का घर है, यहाँ शराब मत पी। तो उसने कहा अगर तेरी इबादत में दम है तो मस्जिद को हिला के दिखा, नहीं तो साथ बैठ, 2 घूंट पी और देख मस्जिद को हिलता हुआ। तो ये केजरीवाल का मॉडल है। आप स्कूल नहीं दे सकते, हॉस्पिटल नहीं दे सकते, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे सकते, तो दारू पिलाओ। नशे में नशेड़ी को सब हरा ही हरा नजर आएगा। तो दिल्ली में जो नशे का इन्होंने धंधा किया है, आज अगर अरविंद केजरीवाल जेल में हैं तो दिल्ली की माता बहन बेटियों के खून के आंसुओं और हाय जो लगी है उसके कारण जेल में है। कितने परिवार बर्बाद हुए हैं शराब के इस धंधे के कारण केजरीवाल के। उन माताओं बहनों के आंसू बहे हैं, वो बद्दुआ लगी है जो आज ये सब जेल में है। भ्रष्टाचार करके तो हो सकता है 3-4 साल और भी बाहर रहते, लेकिन बहन बेटियों की बद्दुआ नहीं झेल पाएंगे ये। एक बार बताइए, अगर आप और केजरीवाल जी एक साथ बिग बॉस के घर में बंद हो जाएं तो कैमरे पे आप उनसे क्या सवाल पूछेंगे और वो क्या जवाब देंगे? देखिए, जिस दिन सामने सामने होंगे उस दिन कैमरे पे जो होगा वो आप देख ही लेना। लेकिन मैं ये ज़रूर, मैं या कोई भी आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता या इंडिया अगेंस्ट करप्शन का वॉलंटियर जिसने अपना घर बार छोड़ा, चंदा दिया, ऐसे बहुत सारे एनआरआईज जिन्होंने चंदा दिया, ऐसे सभी लोग अरविंद केजरीवाल से आंखों में आंख डाल के ज़रूर पूछेंगे कि क्या चिंदी चोरी कर रहे हैं यार, चिंदी चोरी में बिक गया, ये करने के लिए आया था तो आईआरएस ऑफिसर ही बना रहता, वहीं लूटता रहता। भ्रष्ट अफसर अपना घर बार कुछ बना लेते हैं, इधर उधर चोरी वोरी करके कभी पकड़े जाते हैं, कभी नहीं भी पकड़े जाते। इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी जब अंत में जेल ही जाने की राजनीति करनी थी? ये चोरी, जेब कतरी, शराब का धंधा, कमीशन खोरी, बेटियों को पिटवाना, यही सब करने के लिए राजनीति में आया था। और मेरे को दया आती है उनके ऊपर, सहानुभूति है मेरे को उनसे कि एक आदमी ने, कोई कितना गिर सकता है। और कभी ना कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी तो आएगा जब वो मुड़ के देखेंगे और पछताएंगे कि यार ईश्वर ने एक मौका दिया था, मैंने कहाँ बर्बाद कर दिया। हर शराबी, हर नशेड़ी, हर अपराधी ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जब वो पछताता है कि जब मुझे मौका मिला मैंने उसको गलत इस्तेमाल किया। केजरीवाल के साथ भी वही मौका आएगा, तब वो पछताएगा। लेकिन उन्होंने भगवान का दिया हुआ उपहार बर्बाद कर दिया। और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान उनका खुद का ही हुआ है। 5-7 साल, 8 साल किसी कुर्सी पे बैठना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इतिहास में केजरीवाल को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। कोई बहुत पॉजिटिवली उनका नाम इस्तेमाल नहीं होगा अरविंद केजरीवाल का। तो आपने जो ये सवाल पूछा है उनसे, उसका जवाब केजरीवाल की तरफ से क्या उम्मीद करते हैं, क्या मिलेगा आपको? मुझे नहीं लगता कि उनकी आंखों में इतनी शर्म बची है कि वो सवालों का जवाब दें। सवालों का जवाब देने का मादा बचा होता तो स्वाति मालीवाल के साथ ये नहीं हुआ तो जो हुआ है।
कुमार विश्वास के साथ नहीं हुआ होता। मेरे लहजे में जी हुजूर नहीं था, इसके सिवा कोई और मेरा कसूर नहीं था। तो वहाँ पर जिनके पास रीढ़ की हड्डी है और मुंह में जुबान है, वो लोग वहाँ पर टिक नहीं सकते हैं। कॉकरोचों का दरबार है, कॉकरोचों के दरबार लगता है वहाँ पर। तो कोई सवाल पूछे और केजरीवाल जवाब दे, मुझे लगता है ये हुए एक ज़माना बीत गया, ये नहीं होगा। कपिल जी, एक सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी जब से बनी है तब से जो कोर मेंबर्स रहे वो लगातार आम आदमी पार्टी से निकल रहे हैं। शाह की बात करें, योगेंद्र यादव, आपकी बात की जाए, कुमार विश्वास जी की बात की जाए, अब स्वाति मालीवाल भी लगभग नज़र आ रहा है कि उनको भी रास्ता दिखा दिया जाएगा। आखिर क्या वजह है कि जिन लोगों जो उसकी स्थापना में शामिल रहे उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार होता है? वजह एक ही है कि हमने जिसको नेता बनाया वो उसके योग्य नेता, एक अयोग्य व्यक्ति को एक बहुत ही अच्छे आंदोलन को लीड करने का मौका दिया और उसने उसे बर्बाद कर दिया। देखिए, आम आदमी पार्टी में ऐसा नहीं है लोग आ नहीं रहे, लेकिन जा कौन रहा है और आ कौन रहा है, आउटगोइंग क्या है और इनकमिंग क्या है, ये देखना है। तो जाने वालों में योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण है, कुमार विश्वास है और बहुत सारे लोग हैं, शाजिया इल्मी भी हैं, वीके सिंह भी हैं, किरण बेदी भी हैं, स्वाति मालीवाल का भी नाम आ ही जाएगा, आज नहीं आएगा तो कल आ जाएगा, अन्ना हजारे। लेकिन आने वाले में कोई किसी यूनिवर्सिटी का मालिक है, कोई ड्रग के धंधा करने वाला है, कोई ये सुशील गुप्ता जैसा व्यक्ति है जो खुलेआम बोल रहा है कि ये सूटकेस दिया और राज्यसभा की सीट। तो इस तरह के इनकमिंग और आउटगोइंग बताती है कि वहाँ पे चल क्या रहा है, जा कौन रहे हैं और आ कौन रहे हैं, ये बताता है कि अंदर धंधा क्या चल रहा है। तो उन्होंने पॉलिटिक्स को धंधा बनाया है, गंदा बनाया है और उसका सजा भुगतेंगे कोई बहुत दिन। ईश्वर न्याय कर रहा है और ये न्याय इतनी जल्दी हो रहा है जिसकी हमने भी कल्पना नहीं। मैंने भी अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाई, पर मैंने सोचा था ये लड़ाई 10-15 साल चलेगी क्योंकि सत्ताधारी लोग हैं, मीडिया में भी इनके लोग बैठे हैं, एक पूरा इकोसिस्टम है। लेकिन ईश्वर का न्याय है, देखिए 6 साल में न्याय हो रहा है, 6 साल में जेल जाने की नौबत आ गई है। इससे ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है, लेकिन दर्द बहुत होता है जो अपराध करता है उसको। केजरीवाल उस पीड़ा से गुजर रहे हैं। आप कह रहे हैं केजरीवाल योग्य नेता नहीं है। जनता तो जिस तरह से केजरीवाल बोलते हैं, जनता से कनेक्ट करते हैं, तो जनता तो उन्हीं के साथ पूरी तरह से सहानुभूति रखती है। लोग कहते हैं कि केजरीवाल बेचारे हैं, उनको बीजेपी केजरीवाल जेल के बदले वोट मांग रहे हैं। 4 जून को परिणाम आ जाएगा। अब तो 10-20 दिन की बात बची है, जेल के बदले वोट आ गई। जनता उन्हें जेल में देखना चाहती है कि बाहर देखना चाहती है, 4 जून को पता लग जाएगा। और मैं तो कहता हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि 1 जून तक बाहर मत रहो, 4 जून तक रहो और रिजल्ट देख के जाना। पिछली बार जब आपने चुनाव जीता है तब आपके भ्रष्टाचार दिल्ली की जनता के सामने नहीं आए थे, तब तक मनीष सिसोदिया पकड़ा नहीं गया था, अरविंद केजरीवाल पकड़ा नहीं गया था। तब तक आप लोगों को लॉलीपॉप दे रहे थे और लोग उस लॉलीपॉप के भरोसे पे कि कुछ तो करेगा, पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये कोरोना के काल में दारू बेचेगा। तो दिल्ली की जनता का फैसला निश्चित है, 4 जून को वो फैसला आएगा और जनता के दरबार में है। अब तो हम सब लोग जनता के बीच में हैं और मेरे को लगता है 4 जून का फैसला ये बता देगा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को तिहाड़ के अंदर देखना चाहती है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को ओपन डिबेट चैलेंज दिया, लेकिन जनता कहती है कि केजरीवाल के साथ प्रधानमंत्री मोदी को डिबेट करनी चाहिए। आप क्या कहते हैं इस पर? भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 20 दिनों में ऐसा देश का कोई भाषा का मीडिया, ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक चैनल, ऐसा कोई प्रिंट नहीं बचा होगा जहाँ पे हर सवाल जवाब का सामना ना किया हो। यूट्यूबर्स से लेकर और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों तक और प्रिंट मीडिया, हर तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म, सबको प्रधानमंत्री हर तरह के सवाल जवाब का सामना कर रहे हैं। और हर रोज़ हर भाषा में, तमिल के पत्रकारों को अलग से दिया, तेलुगु के पत्रकारों को अलग से दिया, बंगाली पत्रकारों को अलग से दिया, दिल्ली में भी दे रहे हैं, केरल में भी दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी तो सवालों का सामना कर रहे हैं। क्या इनमें से कोई भी नेता विपक्ष का पत्रकारों के सवालों का सामना कर रहे हैं? आप आ रहे हैं, मीडिया में 2 वर्ड बोल रहे हैं और भागे जा रहे हैं। मैं तो कहता हूँ डिबेट तक तो बात तब आएगी, आप पहले जनता और पत्रकारों के सवालों का तो सामना करना सीखिए। नरेंद्र मोदी बनना बहुत मुश्किल काम है। 10 साल के कार्यकाल के बाद भी वो अपने आप को सवालों के सामने रख रहे हैं, रोजाना इंटरव्यू दे रहे हैं, रोजाना हर तरह के सवाल का सामना कर रहे हैं। राहुल गांधी अभी तक एक भी इंटरव्यू नहीं दे पाए हैं, एक भी पत्रकारों के सवालों का सामना नहीं कर पाए हैं, सिर्फ अपनी बात बोलते हैं और भाग जाते हैं। यही हाल अरविंद केजरीवाल का है। मुझे लगता है वो सीखेंगे तो शायद उनका कुछ भला होगा, वरना जिस दिशा में जा रहे हैं, अमेठी से वायनाड तक पहुंच गए और आगे हिंद महासागर है। कपिल जी, आप दिल्ली में, आप जो संगठन है बीजेपी दिल्ली, उसमें आप बड़े पद पर हैं, बड़ी जिम्मेदारी है आपकी। आपको लेकर मीडिया जो है, या फ्री या इंडिपेंडेंट मीडिया की बात करें, वो कहते हैं, आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि आप फ्रिंज हैं।
आप इस तरह की चीज़ों को किस तरह से टैकल करते मेडल की हैं? तरह लेता हूँ मैं। और दूसरी बात, क्या आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है जिसको आप सही करने की कोशिश देखिए, कर रहे हैं, मैं- या सही करने के लिए आप भी कुछ गलत कर रहे हैं? किस तरह से मैं देखते हैं आप इसको? इस प्रकार के हर इल्ज़ाम को अपनी छाती पे मेडल की तरह लेता हूं। अगर वो गाली देते हैं या पत्थर फेंकते हैं तो वो मेडल है। जिस दिन ये लोग मुझे गाली देना बंद कर देंगे उस दिन मुझे लगेगा मैं कुछ गलत कर, मुझे गाली क्यों नहीं दे रहे। क्योंकि जब इन्होंने हमारी सड़कें बंद की तो मैंने उनको खुलवाने की बात की। जब इन्होंने कन्हैया लाल को मारा तो मैंने उस परिवार की मदद की जिम्मेदारी उठाई, सब लोगों के साथ मिलकर। उमेश कोले जी के परिवार से मिलने आया। उत्तराखंड में दिलबर नेगी 22 साल का बच्चा, उसके घर में आज भी जाने के लिए पैदल चल के जाना पड़ता है, गाड़ी नहीं पहुंच पाती। उनकी बहनों से मिल के आया, राखी बंधवा के आया। कुछ लोगों को ये चुभता है, उनको ये इतना चुभे कि उनको चीरता हुआ निकल जाए, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिस दिन ये लोग मुझे गाली देना बंद कर देंगे उस दिन मैं ये सोचूंगा कि मैं कुछ गलत कर रहा था। जब तक ये गालियाँ इस तरफ आ रही हैं तब तक इसका मतलब है कि ईश्वर कुछ सही करवा रहा है। तो कहते हैं आप हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं तो सिर्फ हिंदू करता हूँ। मैंने कब किया मुसलमान? मैं तो नहीं किया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर इस देश का NGO का एक तबका, ह्यूमन राइट के नाम पे काम करने वाले कुछ गाड़ियाँ और राजनेताओं की गाड़ियाँ, अगर ये सारी गाड़ियाँ एक ही दरवाजे पे जाके रुकेंगी तो दूसरे दरवाजे पे कोई कपिल मिश्रा तो जाएगा ना। उसको आप कैसे रोक लोगे? पीड़ितों के साथ हम ना खड़े हों, कन्हैया लाल के परिवार के साथ ना खड़े हों, उमेश कोहली जी के परिवार के साथ ना खड़े हों, रिंकू शर्मा जी के परिवार के साथ ना खड़े हों, दुमका में जो बिटिया को जला दी गया अंकिता, उसके परिवार के साथ ना खड़े हों, क्यों ना खड़े हों? तो ये काम तो मैं इसीलिए कहता हूँ, उनकी गालियाँ हमारे लिए मेडल हैं। जिस दिन पढ़नी बंद हो जाएंगी उस दिन ऐसा लगेगा कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। उमेश कोले, कन्हैया लाल, नुपुर शर्मा, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, ऐसे केसेस हैं सामने जो हमने बीते वर्षों में देखे। इन सारे केसेस को किस तरह से देखते हैं? आतंकवाद, दहशतगर्दी, एक को मारो 10 को डराओ। कन्हैया लाल जी को मारने से पहले वीडियो बनाया, मारने के बाद वीडियो बनाया, मारते हुए वीडियो बनाया। एजेंडा क्या था? एक को मारो, बाकी सबको डराओ। नुपुर शर्मा आज तक घर से नहीं निकल पा रही है। दहशतगर्दी, तो दहशतगर्दी से लड़ना हमें आता है। आप ये सोचोगे कि आप हमें डरा दोगे, वो ज़माना गया। हमने इस धरती पे जिहादियों को हमेशा हराया है। ये अकेली ऐसी धरती है जहाँ पे हमारे से गई हुई ज़मीन हमने वापस ली और दोबारा मंदिर बनाया। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ। तो हम जब उन जिहादियों को हरा सकते हैं जो बंदूक लेके आते हैं, तो हम उन जिहादियों को भी हराएंगे जो वोट लेके आ रहे हैं। वोट के जिहाद को भी वैसे ही हराया जाएगा जैसे बंदूक और तलवारों के जिहादियों को हराया गया है। जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, यहाँ पे जो इल्ज़ाम लगता है, आप इसको किस तरह से, देश के हिंदू और मुसलमानों, खासतौर से मुसलमान, आप एक भारत का किस तरह से, आपकी इमेजिनेशन में, आपकी परिकल्पना में किस तरह का मुसलमान आप देखते हैं? कैसा होना चाहिए भारत का? कलाम जी जैसा, APJ अब्दुल कलाम जी जैसा होना चाहिए। एक ही लाइन में मैंने आपको बता दिया। आप पे इल्ज़ाम लगता है, कहते हैं आप गोली मारो। किसको बताइए ना। मैं तो कहता हूँ लोग पूरा कर दो ना। पहली बात तो मैंने कहा नहीं, लेकिन जिन्होंने कहा भी मेरे साथ खड़े होकर, उन्होंने किसके लिए कहा और पेट में किसके दर्द हुआ? जिनके पेट में दर्द हुआ उनको अपने अंदर झांकना चाहिए कि गद्दारों के बारे में कुछ बोला जाए तो तुम्हारे पेट में दर्द क्यों होता है, और वो भी पता लग गया क्यों होता है। सबसे ज़्यादा पेट में दर्द अभिसार शर्मा जैसे लोगों को हो रहा था। बाद में पता लगा चाइना की फंडिंग लेके काम कर रहे थे। तो अंदर से उनको पता था कि गद्दार तो वही हैं, तो गद्दारों को कुछ बोला जाए तो उनके पेट में दर्द होता है। इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया बीच में? मुझे लगता है देश के अंदर देश की बात करना, चाहे वो व्यक्ति मीडिया में हो, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो समाज के किसी भी और फील्ड में काम कर रहा हो, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, इस सिद्धांत से अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम को हम दूर कर देंगे। एक बार बताइए, आपका मोबाइल फ़ोन है, वॉलपेपर पे किसकी फ़ोटो लगाते हैं, मोदी जी की या केजरीवाल की? भगवान राम की। मुझे लगा था शायद केजरीवाल जी की लगाते होंगे, सुबह सुबह उठ के कि सबसे पहले कपिल जी कि किस तरह से केजरीवाल जी को कि सुपारी लेके पूरी आम आदमी पार्टी के तंग कर रहा है उनको। नहीं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, लोग कई बार ये कहते हैं कि तो मैंने कंटिन्यू 6 साल केजरीवाल से लड़ाई क्यों लड़ी। ये सवाल इन नटशेल यही क्वेश्चन है आपका कि रोज लड़ाई क्यों करी, हर मुद्दे पे लड़ाई क्यों करी, हर बार कुछ ना कुछ सवाल क्यों उठाए कंटिन्यू। क्योंकि जब मैंने 2017 में ये बात बोली कि ये जेल जाएंगे, तब लोग हंस रहे थे मेरे पे, कहते कि ये असंभव है, उस आदमी की सरकार है, पूरी मेजॉरिटी है और ये अकेला आदमी क्या ही कर लेगा, अकेला चना क्या भाड़। लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला चना भड़बूजे की आँख तो फोड़ सकता है अगर निकल के आ जाए तो मैंने वही लड़ाई लड़ी। मुझे ये अगर हम शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से लड़ सकते हैं, मैं तो शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से भी लड़ा। दिल्ली के विधानसभा में मैं गिरफ्तार हुआ था 2008 में, जब हमने शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए। तब तो कोई आम आदमी पार्टी नहीं थी, कोई इंडिया अगेंस्ट करप्शन नहीं था, तब मैं अरेस्ट हुआ था शीला दीक्षित के भ्रष्टाचार से लड़ते हुए। तो शीला दीक्षित ने कोई हमारी भैंस थोड़ी चुराई थी, दिल्ली के साथ धोखी तो किया था।
तो एक सीएम ने धोखा किया, उससे हम लड़ेंगे, दूसरा सीएम धोखा करेगा, उसे छोड़ देंगे? ये तो दिल्ली के, मुझे तो गर्व है कि मैं दिल्ली के 2 भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों से लड़ाई लड़ी है। और केजरीवाल ने शीला को जेल भेजने का प्रॉमिस पूरा नहीं किया, हमने केजरीवाल को जेल भेजने का प्रॉमिस पूरा किया है। दिल्ली का भ्रष्ट मुख्यमंत्री जेल जाए, ये इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मिशन था, ये मिशन आज पूरा हो गया। आज अभी भी आप इसी मिशन पे कायम है। क्या उद्देश्य है कपिल मिश्रा का? कौन से राजनीतिक उद्देश्य है जिनको पूरा करना एक ही राजनीतिक उद्देश्य, दिल्ली में जो विषधर बैठे हुए हैं, जो जहर की खेती दिल्ली के अंदर इन्होंने की है, दिल्ली को बर्बाद करने का जो काम किया है, दिल्ली के परिवारों को, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को, दिल्ली एक गति से बढ़ रही थी, उसको सडन ब्रेक लगा दिया गया है। आज दिल्ली जिस रूप में होनी चाहिए थी उस रूप में है नहीं। दिल्ली में चाहे आप यमुना नदी की स्थिति देखें, दिल्ली में एयर पोल्यूशन की स्थिति देखें, दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति देखें, ठप है। ये बोझ जो दिल्ली को स्टेपिंग स्टोन की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, दिल्ली पे पैर रख के राजनीति में आगे बढ़ना चाहते थे, दिल्ली का केवल इस्तेमाल कर रहे थे कि दिल्ली के मॉडल को अखबारों में बेचेंगे। जिस दिल्ली में 1995 1992 में स्कूलों में स्विमिंग पूल होते थे, उसके स्विमिंग पूल के विज्ञापन छपा रहे हो आप। यहाँ पे 1982 में एशियाड हुआ था, उस वक्त स्कूलों में स्विमिंग पूल बन गए थे दिल्ली में, आप उसके विज्ञापन छप, यानी यू आर यूजिंग दिल्ली एज ए स्टेपिंग स्टोन कि मैं बाकी देश में राजनीति करूंगा दिल्ली का मॉडल दिखाकर। ये राजधानी है, यहाँ ऑलरेडी मेट्रो थी, यहाँ ऑलरेडी अच्छे अस्पताल थे, यहाँ ऑलरेडी IIT थी, आपको तो खाली चीज़ों को मेंटेन करना था, वो भी नहीं कर पाए। तो लेकिन जब ये जहर की बेल दिल्ली में लग रही थी तो उसमें पानी डालने का पाप हमने भी किया था, तो उसको उखाड़ने का धर्म हमारा बनता है। अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ एक दिल्ली वासी होने के नाते, और क्योंकि मेरी माँ को भी अस्थमा है, एक सवाल मेरा ये है कि क्या कहीं पे यमुना की क्लीनिंग और जो दिल्ली एयर पोल्यूशन है, बेसिक दिल्ली वासियों को क्या हवा साफ और पानी मिल पाएगा कभी? बीजेपी के एजेंडा में मिलेगा, बीजेपी के भी एजेंडा में, और ये होना भी चाहिए। लेकिन सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग जो कहते थे हम पढ़े लिखे, उन्होंने 10 साल में इस बारे में सोचा भी? आपने दिल्ली में यमुना के लिए मैंने प्लान बना के दिया था एज ए वाटर मिनिस्टर। हम लोगों ने यमुना टर्न अराउंड प्लान जमा कराया था, कोई बहुत महंगा प्लान भी नहीं था, लेकिन आपने इम्प्लीमेंट तो नहीं किया। यमुना एक्शन प्लान 1, यमुना एक्शन प्लान 2, यमुना एक्शन प्लान 3 में यमुना में इतना पैसा खर्च हो गया है कि उतने पैसे की बिस्लेरी खरीद के भी डाल दी होती तो साफ पानी बह रहा होता उसमें। इतना पैसा आपने उसमें खर्च कर दिया। दिल्ली का एयर पोल्यूशन, लगभग हर साल हम लोग 4 या 5 क्लीन एयर डेज हैं दिल्ली के पास, उसके अलावा हम पूरे साल पोल्यूटेड एयर में सांस ले रहे हैं। दिल्ली का डॉक्टर बता रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल के कि पोल्यूशन से डेथ हो रही है, लिटरली जो लोग मर रहे हैं उनका कॉज ऑफ डेथ पोल्यूशन है दिल्ली के अंदर। दुनिया में ऐसा कभी नहीं हुआ। छोटा बच्चा ऐसी हवा में सांस ले रहा है जो 10 या 12 सिगरेट पीने के बराबर है, लेकिन क्या इस सरकार ने उसको एड्रेस करने की कोशिश की एक बार भी? आपने एड हॉक कभी ऑड इवन चलाया, बंद कर दिया, कभी कुछ और स्कीम चलाई, कभी बंद कर दी, सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया, उसका पालन नहीं किया। खाली एक काम किया, दिवाली पे पटाखे बंद कर दो, विच इज़ नॉट इवन 0.1% कंट्रीब्यूशन IIT की रिपोर्ट बता रही है। तो बाकी 99.9% के लिए क्या करोगे? दिल्ली के इसी चुनाव से पहले पोटली लेके घूमते थे ना कि पूसा की ये पोटली है, ये सॉल्यूशन है, जहां पराली में डाल दो आग नहीं लगानी पड़ेगी। अब कहाँ गई वो पोटली जब पंजाब में सरकार बन गई? तो झूठ बोल रहे हैं, आंखों में आंख डाल के झूठ बोल रहे हैं। बीच में हरियाणा में उड़ गई पोटली, तो फिर हरियाणा में उड़ गई तो इस बार हम ही ने भी उड़ाएंगे। तो ये मेरा आक्रोश है। मैं दिल्ली के मुद्दों पर सबसे ज़्यादा बात करता हूँ। जो ये डेफिनेटली मीडिया मेरे कुछ और ही चीज़ें दिखाता है, लेकिन मैं तो ये चैलेंज करता हूँ केवल और केवल दिल्ली के मुद्दे पे, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की यमुना, दिल्ली की हवा, दिल्ली का पानी, दिल्ली का स्कूल, दिल्ली के अस्पताल। औकात है तो आओ डिबेट करो। लेकिन केजरीवाल तो कहते हैं कि वैसे भी जनता का भी जो एक कहीं ना कहीं जो मत है वो ये है कि दिल्ली बीजेपी खासतौर से विधानसभा में केजरीवाल को टक्कर देने के लिए उनके पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है या उनको टैकल नहीं कर पा रही है। मैं कह रहा हूँ करा लो चुनाव, नहीं टैकल कर पा रहे तो दे दो इस्तीफा, करा लो चुनाव, क्यों चिपके हुए कुर्सी से? अगर हम टैकल नहीं कर पा रहे तो करा लो चुनाव, चुनौती दे रहा हूँ मैं तो, पता लग जाएगा इस बार। आपने पिछली बार कांग्रेस ने पूरा इलेक्शन सरेंडर कर दिया, छोड़ दिया। कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से केजरीवाल को वोट दिलवाया, तब आप दिल्ली का विधानसभा चुनाव पिछली बार जीते हो। और उससे पहले आप ये जन लोकपाल लाएंगे और भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, उसके वादे पे जीते हो। अब की बार आओ ना आप मैदान में, सामने से बात करते हैं, दिल्ली की जनता के बीच में चलते हैं। अगर केजरीवाल को ये लगता है तो आ जाए इस बार, अभी इस्तीफा दे, अभी दिल्ली विधानसभा के चुनाव कराए। अगर उनको लगता है अगर जनता उनके साथ है, यहीं के मुख्यमंत्री है ना दिल्ली के, और इतने पॉपुलर है कि जनता इनके साथ है, तो कांग्रेस से गठबंधन क्यों करना पड़ा? एक लाइन में जवाब दे दे इसका, कोई भी आपिया पापिया। कसम खाई थी उन्होंने बच्चों की। मैं तो कहता हूँ ना बच्चों का ना हुआ, ना उसका हुआ जिसको मार रहा है, तो क्या बोला जाए। लेकिन मैं ये सवाल पूछता हूँ, अगर केजरीवाल इतना पॉपुलर लीडर है तो जिस राज्य का खुद सीएम है उस राज्य में 7 लोकसभा क्यों नहीं लड़ी, क्यों गठबंधन करना पड़ा? दैट मीन्स आपको मालूम है कि आपका जनाधार खत्म हो। आप जहाँ पे ये बोलोगे मैं यहाँ सबसे पॉपुलर हूँ, वहीं पर ही गठबंधन कर लोगे।
दैट मीन्स यू नो कि आपका वोट खत्म हो गया। सुनीता भाभी तो कहती हैं बीजेपी डर रही है केजरीवाल जी से, क्योंकि केजरीवाल इतने वो पूरे डेवलपमेंट की बात करते हैं, स्कूलों की, अस्पतालों की, पढ़ाई की, शिक्षा की बात कर रहे हैं। 7 सीटें क्यों नहीं लड़ी? इतने पॉपुलर हैं तो 7 सीटें अकेले लड़ लेते ना, क्यों गठबंधन करना पड़ा? इसका मतलब आपके कहीं प्रॉब्लम है ना। आपने दिल्ली की विधानसभा अकेले लड़ी और जीती, आज आप गठबंधन में हो, इसका मतलब आपकी स्थिति आपको खुद मालूम है कि आप उस स्थिति में नहीं हो जिस स्थिति में आप विधानसभा चुनाव के टाइम पे थे। और सुनीता जी के बारे में मैं कोई और व्यक्तिगत टिप्पणी करूंगा नहीं। एक ऐसी महिला जिनका पति खुद जिस अपराध में जेल में गया, जेल में जाके अपनी पत्नी से वही अपराध कराना चाहता है, रोज सुबह उठो और झूठ बोलो, तो मेरे को तो केवल सहानुभूति है उनसे, मैं उन पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा। वो अपने पति के पापों की पोटली अपने सर पे उठा के घूम रही हैं, हो सकता है एक पत्नी के नाते उनका ये धर्म हो। वो तो केजरीवाल जी से भी आगे हैं थोड़ा बहुत, जिस तरह से जनता के बीच में आगे लग रही है। मुझे लग रहा है केजरीवाल जी ने वहीं से सीखा है, ट्रेनिंग ली है, जनता के बीच में बात रखने का तरीका, सलीका। देखिए, वो एक अधिकारी रही हैं, कुर्सी की गरिमा उनको पता है। जिस कुर्सी पे मुख्यमंत्री बैठते थे दोनों तरफ तिरंगा लगा के, मुख्यमंत्री के जेल में जाने के 18 घंटे के अंदर उनकी धर्मपत्नी उस कुर्सी पे बैठ गई। वो तो कोई ऐसी अनपढ़ महिला तो नहीं है कि उन्होंने कहीं पढ़ा लिखा नहीं है, संविधान के बारे में नहीं पता, कैसे बैठ गई? क्या केजरीवाल ने इस्तीफा दिया? क्या सुनीता केजरीवाल जी ने शपथ ली? बिना शपथ उस कुर्सी में आपका बैठना ये बताता है कि आपकी नैतिकता कहीं खत्म हो चुकी है। आप अपना बयान देते, मीडिया में आते, जनता के बीच में जाते, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठ के ऐसे आपको नहीं करना चाहिए था। शर्मनाक भी है और पद की मर्यादा के खिलाफ भी है। कपिल जी, आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं जिस तरह से आगे बढ़ रही है, इंडिया अलायंस में आई, तो कांग्रेस के लिए एक शैडो गवर्नमेंट के तौर पे काम करने का कुछ बीड़ा उठाया है, ऐसा कुछ आपको लगता है? देखिए, आम आदमी पार्टी की राजनीति का लास्ट चैप्टर है जो हम विटनेस कर रहे हैं, वो कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं। उनकी गति तिहाड़ है, आधी पार्टी तिहाड़ के अंदर है और आधी तिहाड़ के गेट पे प्रोटेस्ट कर रही है, इसके ज़्यादा उनका कुछ नहीं बचा है। उन्होंने जो छल किया है इस शहर के साथ, इस शहर की जनता के साथ, और रोज़ झूठ बोलना, रोज़ झूठ बोलना, रोज़ झूठ बोलना, उसकी एक अति हो चुकी है जी। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आगे कुछ आम आदमी पार्टी की गति इस देश की राजनीति में बची है। केजरीवाल के जो मंत्री हैं, क्योंकि उनके पूरे जो आसपास के लोग थे सारे या तो पार्टी से बाहर हो गए या फिर जेल में हो गए। राघव चड्ढा लंदन गए, वापस ही नहीं आया, उसका इल्जाम भी मोदी जी पे लगाया जा रहा है। मोदी जी पे इल्जाम आ रहा है, बीजेपी लोग कह रहे हैं अंबर जी कि राघव चड्ढा को दिख नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ राघव चड्ढा को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन राघव चड्ढा किसी को नहीं दिख रहा। कहाँ है? मोदी जी पे इल्जाम है कि आप लोग उसके साथ कोई सेटिंग कर रहे हैं, कुछ तो है, आप आने नहीं दे रहे, कुछ तो है ऐसा। क्या कर रहे हैं आप लोग? कहाँ गया? क्यों नहीं आ रहा है राघव चड्ढा वापस? क्यों नहीं आ रहा? मैं तो खुद ही पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं आ रहा? मैं तो ऐसी कौन सी आँख फूटी कि बंदा ही गायब हो गया? ऐसा तो दुनिया में कोई, और इस देश में तो सारे आंखों के इलाज आपकी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं होते होंगे, लेकिन देश में हर तरह का इलाज होता है। तो भागा, लेकिन कब भागा? जिस दिन दिल्ली जल बोर्ड की करप्शन के ऊपर केस रजिस्टर हुआ, उसके अगले दिन भाग गया। ये आप सीक्वेंस देखिए चीज़ों का। जिस दिन दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के ऊपर FIR दर्ज हुई, उसके अगले दिन राघव चड्ढा इंडिया छोड़ के भाग गया, और वो दिन है और आज का दिन है। मिल नहीं रहा किसी को। अभी तो अरविंद केजरीवाल को ही नहीं मिल रहा। परिणीति को मिल रहा है, नहीं मिल रहा? राघव चड्ढा की परिणीति वही होगी जो अरविंद केजरीवाल की हुई है तिहाड़ जेल के अंदर। और उनको, मुझे ये लगता है कि किसी भी राजनेता को जो कि जनप्रतिनिधि है, राज्यसभा का सांसद है, सामने आना चाहिए था। इस प्रकार से भाग जाना शोभा नहीं देता। बिल्कुल। अगर आप राजनीतिक जीवन में हैं या किसी भी तरह के सामाजिक जीवन में हैं और जनता से सरोकार है, तो आपको बिल्कुल जवाबदेही बनती है। सवाल एक मेरा ये है कि आप कपिल मिश्रा हैं, आप पे बड़े सारे इल्ज़ाम, जिम्मेदारियां, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खुद को सामान्य रखने के लिए क्या कुछ करते हैं? क्या नहीं, मैं अपने पैशन के साथ काम कर रहा हूँ। सो आई एम डूइंग व्हाट आई लव टू डू। तो इसलिए कोई स्ट्रेसफुल काम नहीं है मेरा। आई एम एन्जॉइंग व्हाट आई एम डूइंग। मैं, अगर आप थोड़ा सा भी पीछे बैकग्राउंड देखें तो मैं दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से मैंने मास्टर्स किया है, और कॉलेज के टाइम पर ही जेसिका लाल हत्याकांड के मुद्दे पर हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो वो हुए, उसके बाद इंडिया अगेंस्ट करप्शन है, कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ मैंने एक बुक लिखी थी, इट्स कॉमन वर्सेस वेल्थ। उसमें भी मैंने कॉमनवेल्थ घोटाले के खिलाफ आंदोलनों का हिस्सा रहा हूँ। फार्मर सुसाइड्स के ऊपर काम किया है। दिल्ली में यमुना नदी के रिवाइवल के ऊपर लगभग 10 साल मैंने काम किया है। तो दिस इज़ व्हाट आई डू। तो इसीलिए मेरे को, मैं अपना जो कौन कौन से एजेंडाज, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको आप उंगलियों पे देखिए, अभी एक कोर है जो मेरा कोर काम है, वो दिल्ली की यमुना, दिल्ली का पोल्यूशन, इसके खिलाफ काम करने का मेरा एक कोर काम रहा है ओवर द ईयर्स। यमुना नदी के ऊपर मैंने लंबा काम किया है, लेकिन क्योंकि हम लोगों ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक आंदोलन का हिस्सा बने और उसमें जो छल हुआ और दिल्ली जिस ट्रैप में आई, तो वो एक तरह से मेन एजेंडा बन गया फॉर द टाइम बीइंग कि पहले हम दिल्ली से इस भ्रष्टाचारी को हटाएंगे, और सारी एनर्जी उसी तरफ फोकस करके हम लोगों ने काम किया है। और उसी बीच में दिल्ली ने जो दंगे देखे
उस दंगे में हिंदू पीड़ित परिवारों की मदद करना, वो भी एक साथ में एक काम हमारा बना, जिस काम को हम लोगों ने बीड़ा उठा के संकल्प लेके पूरा करने का काम किया। लेकिन आई वुड लाइक टू लव टू गो बैक टू द कोर, कि दिल्ली शहर, दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर, दिल्ली की यमुना, दिल्ली की हवा, दिल्ली का पानी, ये कैसे ठीक हो सकता है, एक आदर्श राजधानी दिल्ली कैसे बने, इसके मुद्दे पे हम लोग काम करें। और इस शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसके विशेषज्ञ हैं, और आपको हैरानी होगी कि यमुना के मुद्दे पे, पानी के मुद्दे पे ज़्यादातर एक्सपर्ट्स के कोर ग्रुप्स का हिस्सा हूँ मैं, उनके साथ रेगुलर इंटरेक्शन है मेरा। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस देश की दिल्ली की राजधानी वापस उसी पर आए, उन्हीं मुद्दों पर वापस आए, ये भ्रष्टाचारियों का गैंग एक बार साफ़ हो, और उसके बाद हम एक वर्ल्ड क्लास कैपिटल बनाने के लिए किस दिशा में जाएं। दुनिया के दूसरे देशों की राजधानियां जैसी होती हैं, उन राजधानियों की नदियां जैसी होती हैं, उनका पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसा होता है, वैसा दिल्ली का हो। और आज हमारे पास मोदी जी की लीडरशिप है, हमारे लिए संभव है ये करना। जब उन्होंने एक विरोधी गवर्नमेंट के होते हुए दिल्ली को बहुत कुछ दिया, भारत मंडपम, यशोभूमि, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, तो जिस दिन उनके अपने हाथ में दिल्ली की बागडोर होगी, उस दिन राजधानी का जो स्वरूप होगा, जो स्वर्णिम राजधानी बनेगी, उस मिशन के लिए मैं चाहता हूँ दिल्ली की पॉलिटिक्स वापस उसी मिशन पे आए। कपिल जी, आप हिंदुत्व इस सब की बड़ी बात करते हैं, विपक्ष कहता है जब लव जिहाद की बात आती है तो कहते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है बीजेपी का, और जो हिंदुत्ववादी नेता है आपके जैसे लोग, आप क्या कहते हैं लव जिहाद पे? नहीं, मैं ये कहता हूँ इसके ऊपर खुला डिबेट कर लो। जो ये कहते हैं कि लव जिहाद एग्जिस्ट नहीं करता वो भी आ जाएं, और जिनके साथ ये हुआ है वो बेटियां आ जाएं। लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं, वो डिबेट से भी बचना चाहते हैं, कहते हैं इसके बारे में बात ही मत करो, ये शब्द ही मत बोलो। तो आप संवाद कैसे खत्म कर सकते हो लोकतंत्र में? लेट्स टॉक अबाउट इट। हम विक्टिम बेटियों को सामने रखते हैं, हम तो रोज़ मिल रहे हैं ना विक्टिम बेटियों से, उनसे उनकी पीड़ा को देख रहे हैं, और आप साबित कर दो कि नहीं होता। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सारा इंटर रिलीजियस मैरिज लव जिहाद है, प्यार होता है, लोग प्यार करते हैं, प्यार में शादी भी करते हैं, साथ भी निभाते हैं। लेकिन अगर कोई अपना नाम झूठा बता रहा है, पहचान झूठी बता रहा है, कलावा झूठा बांध रहा है, धर्म परिवर्तन का दबाव डाल रहा है, शादी के बाद धर्म परिवर्तन ना करने के ऊपर हिंसा हो रही है, हत्या हो रही है, तो फिर वो लव नहीं, वो जिहाद है। और हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। और मुझे लगता है किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी में डिस्कशन होना चाहिए। और ये खाली भारत की प्रॉब्लम तो नहीं है, अब तो ब्रिटेन में भी ग्रूमिंग गैंग्स की बात चल रही है, स्वीडन में भी बात चल रही है, कोई ग्लोबल प्रॉब्लम है। रेडिकल इस्लामिक लोग बेटियों को फंसाने, मारने, धर्म परिवर्तन करने के इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बारे में बात नहीं होगी क्या, संवाद नहीं होगा क्या किसी भी हेल्दी सोसाइटी में? केरला फाइल्स की स्क्रीनिंग होनी थी, ब्रॉडकास्ट होनी थी डीडी नेशनल पे, उस पे भी केसेस और सारी चीज़ें उठ गई। जो मर्जी करते रहो, प्रोपेगेंडा है, लेकिन झूठ है। कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। नेहा के पिता किस पार्टी के लीडर थे? कांग्रेस के। कांग्रेस का कॉरपोरेटर, कांग्रेस की सरकार, उसमें नेहा की हत्या कर दी मोहम्मद फैयाज ने। लेकिन सेकुलरिज्म देखिए आप, कि कांग्रेस के लीडर की बिटिया की हत्या हुई है, लेकिन न सोनिया गांधी ने एक शब्द बोला, न राहुल गांधी ने बोला, न प्रियंका गांधी ने बोला। और उससे मिलने के लिए कौन गए? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी गए उनसे मिलने के लिए, जेपी नड्डा जी गए उनसे मिलने के लिए। तो आप किसी की बेटी की मृत्यु भी हो जाए, लेकिन आप दो शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि मारने वाला आपका वोट बैंक से आता है। कौन सी ऐसी राजनीतिक मजबूरी है कि एक बेटी की हत्या हो जाती है? या फिर हम बात करते हैं शाहबानो केस की, 80 के दशक में हुआ एक बड़ा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, एक वृद्ध महिला के पक्ष में आता है, उसको बदल दिया जाता है। इनफैक्ट कहते हैं कि राम मंदिर के लिए भी ऐसा ही कुछ कांग्रेस करेगी। तो ये ऐसी कौन सी राजनीतिक मजबूरी है कि आप ऐसे बड़े बड़े, अब कर नहीं सकती? राम मंदिर को रोकने का, राम मंदिर पे दोबारा ताला लगाने का, रामलला को दोबारा टेंट में रखने का कांग्रेस केवल सपना देख सकती है, अब कर नहीं सकती। किसी की औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है इस बारे में कुछ 1% भी आगे बढ़ने की सोच भी ले। ये वो भारत नहीं है, ये बदल चुका है ये देश। और मुसलमानों को वोट बैंक बना के उनके कंधे पे चढ़ के राज करने की जो राजनीति थी, ये राजनीति अब खत्म हो चुकी है। ये इनको समझना होगा। आप खाली 20-25% लोगों का वोट बैंक बनाएं और बाकी हिंदुओं को जातियों में बांटें, और जाति और मुसलमान का वोट बैंक जोड़ के इस देश की राजनीति करें और अपने परिवार का फायदा पहुंचाएं। अल्टीमेटली अपने बेटे को, बेटी को, पोते को, पोती को संसदों में जाके बैठा दें। यही तो मॉडल है मुलायम का, यही मॉडल है लालू का, यही मॉडल है कांग्रेस का। इसके अलावा तो कोई मॉडल नहीं है। मुसलमान को डर दिखाओ, हिंदुओं को जातियों में बांटो, दोनों को जोड़ो और अपने पोते पोतियों को संसद में भेजो। बीजेपी भी तो 80-20 की बात करती, मुसलमानों की बात ही नहीं करती। क्यों नहीं करती? ट्रिपल तलाक का कानून कौन लेके आया? अगर बात नहीं करते तो क्यों लेके आते? क्या भारतीय जनता पार्टी ने सुकन्या समृद्धि योजना 3 करोड़ लाभार्थी, उसमें मुसलमान नहीं है?
क्या जो नल से जल के कनेक्शन है उसमें मुसलमान नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना में मुसलमान नहीं है, उज्ज्वला कनेक्शन में मुसलमान नहीं है, जनधन के खातों में मुसलमान नहीं है, फ्री राशन में मुसलमान नहीं है, कोरोना वैक्सीनेशन में मुसलमान नहीं है, किस चीज़ में नहीं है? भारतीय जनता टिकट पार्टी नहीं ने देते उनको, आप पार्टी में बड़ी कोई पद नहीं देते। मेरे को आप ये बात बताओ, जो मैंने आपको कहा सरकार की किसी भी योजना में मुसलमान नहीं है क्या? लेकिन केवल मुसलमान हो और कोई ना हो, ये राजनीति होनी चाहिए क्या देश में? ये राजनीति तो नहीं चलने देंगे। ये राजनीति की दुकान बंद हो चुकी है, और अगर इस दुकान का ताला खोलने की कोशिश करेगा तो उसकी अपनी दुकान बंद हो जाएगी। अब ये वोट बैंक की दुकान इस देश में नहीं चलने वाली। विपक्ष कहता है कि आप लोगों को डरा रहे हैं, वो वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन के नाम पर कि मंगलसूत्र सोना छीन लिया जाएगा। ऐसा तो राहुल गांधी ने कुछ नहीं बोला है। वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन क्या है? क्या है वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन? राहुल गांधी ने क्या बोला है कि संपत्ति गिनी जाएगी और बराबर बराबर बांटी जाएगी। मैं आपको एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ। एक गली में 2 घर हैं, दोनों की बराबर प्रॉपर्टी है, एक के 2 बच्चे हैं और एक के 12 बच्चे हैं। अब जब बराबर बांटी जाएगी तो क्या होगा? 2 वाले की छीन के 12 वाले को दी जाएगी ना, क्योंकि यहाँ 14 लोगों में बंटनी है और यहाँ 4 लोगों में बंटनी है। यही तो हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी का जो ये मॉडल है, ये मानसिक रूप से विक्षिप्तता का मॉडल है। आप 2 बच्चे वाले का छीन के 12 बच्चे वाले में बांटने का मॉडल लेके आओगे, उसे अपने घोषणा पत्र में लिखोगे और इस देश में लोग चुप रहेंगे, इसके बारे में बात नहीं होगी, इसके बारे में डिबेट नहीं होगा। दुनिया में इससे पहले प्रॉपर्टी रिडिस्ट्रीब्यूशन जहां पर भी लागू किया गया वो कम्युनिस्ट कंट्रीज में, और उसमें जहां भी लागू किया वहां पे कत्लेआम हुए हैं, लाखों लाख लोग मारे गए हैं। राहुल गांधी इस देश को उस दिशा में ले जाना चाहते हैं। इसके बारे में एक हेल्दी डिबेट, वो चुपके कुछ बस्तियों में अपना घोषणा पत्र दिखा रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने सार्वजनिक कर दिया, देश के सामने खोल दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि हम डर बैठा रहे हैं, घोषणा पत्र तो तुम्हारा है, डर हम कैसे बैठा रहे हैं? तुम्हारे घोषणा पत्र पे बात कर रहे हैं, इससे डर बैठ रहा है। आप ये भी इल्जाम लगाते हैं कि भाई मुस्लिम लीग से मिलता जुलता आपका एग्जैक्टली है। पर्सनल लॉ वापस लाएंगे, पर्सनल लॉ लागू करेंगे, तो खाली पर्सनल लॉ ही क्यों करोगे? खाली शादी के लिए शरिया चाहिए, फिर चोरी के लिए, डकैती के लिए, हत्या के लिए उसमें भी शरिया लागू कर लो मुसलमानों के लिए। बोलो ना क्रिमिनल लॉ में भी शरिया लगना चाहिए, जो मुसलमान चोरी करे उसके हाथ काट दिए जाने चाहिए। वहाँ पे क्यों नहीं है? ये कौन सा चीज़ है कि 4 शादी करने के लिए शरिया और बाकी के लिए बाबा साहब का कॉन्स्टिट्यूशन? अगर आपको पर्सनल लॉ में शरिया चाहिए तो क्रिमिनल लॉ में भी लो ना। कोई इस देश का नेता, एक भी ऐसा नेता है मुसलमान का जो खड़े होकर ये बोले कि मुसलमानों के लिए क्रिमिनल लॉ भी शरिया होना चाहिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड इस देश की नियति है, संविधान निर्माताओं का सपना है, प्रधानमंत्री मोदी उसे पूरा करेंगे और कोई इसे रोक नहीं सकता। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा और पॉपुलेशन के लिए भी कोई कानून लेके आएंगे? कानून डेफिनेटली आएगा। लाल किले से घोषणा सवाल इससे जुड़ा हुआ, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं बॉर्डरिंग स्टेट में जो एक डेमोग्राफिक इम्बैलेंस हो रहा है, उसको किस तरह से देखते हैं? क्या देखिए, रोहिंग्या घुसपैठिए और बांग्लादेशी घुसपैठिए इस देश की एक बड़ी समस्या है, और इस समस्या के ऊपर एक निर्णायक कार्रवाई डेफिनेटली कभी ना कभी हम लोगों को करनी होगी। और मेरा यह मानना है कि मोदी जी की सरकार उस दिशा में तैयारी कर रही है, और डेफिनेटली घुसपैठियों को पहचाना जाए, इलीगल घुसपैठियों को वापस भेजा जाए निर्णायक कदम उठा के, और इस देश की जुडिशरी भी इसमें बाधा ना बने। ये एक ऐसी आशा इस देश का सामान्य मतदाता करता है, और इस दिशा में सरकारों को कदम उठाने ही होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहीं से इंपोर्ट कर लें, माइग्रेट करवा लें पॉपुलेशन, कुछ खास पार्टियां उसको वोट बैंक बना दे और बाद में उसका राजनीतिक इस्तेमाल हो और पूरे देश की राज्यों की डेमोग्राफी चेंज कर दी जाए। कोई भी समाज इस प्रकार की समस्या को झेल नहीं सकता है। इसका सामना करना पड़ेगा और इसका निराकरण भी करना पड़ेगा। मोदी 3.0 में उम्मीद की जा रही है कि बड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगे। कौन कौन से बड़े जुडिशियल रिफॉर्म्स हैं जिनकी उम्मीद हम कर सकते हैं? मेरे ख्याल से अब तो वेट ही कर लेना चाहिए 4 जून तक का। लेट प्रधानमंत्री जी को शपथ ग्रहण होने देते हैं और लेट द पिक्चर बिगिन। पिक्चर अभी बाकी है मेरे टोटली बाकी है। यस, तो पिक्चर की हम बात करते हैं, महिलाओं की बात होती है। हमने बात की स्वाति मालीवाल की। स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष अभी रही। वो खुद कहती थी कि यहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है, और वो खुद ही उन पर भी हमने अमल होते हुए देख लिया कि वो खुद भी सुरक्षित नहीं है सीएम वुमेन के साथ। जी, महिलाओं को लेकर क्या है ख़ास तौर से, क्योंकि हम हर राजनीतिक पार्टी की तरफ से महिलाओं के लिए बड़े भाषण, बड़े वादे देखते हैं, कुछ धरातल पे होता हुआ नहीं देखते। महिलाओं के लिए क्या? नहीं, देखिए, आप एक बात बताइए, जो शौचालय निर्माण हुआ, क्या वो महिला सम्मान के लिए सबसे बड़ा कदम नहीं है? हम लोगों ने, सबने, चाहे आज कोई किसी भी इकोनॉमिक स्थिति में हो, कहीं भी रह रहा हो, लेकिन अभी एक पीढ़ी पहले तक हम लोगों ने, सबने वो दृश्य भी देखे और ऐसे परिवारों को भी जानते हैं और ऐसे परिवारों से खुद भी आए हैं जहाँ पे लोग गांवों में, शहरों में, छोटे शहरों में, कस्बे में खुले में शौच जाते थे। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम किसको थी? महिलाओं को थी।
उनको शाम होने का वेट करना था, अंधेरे का वेट करना था, 4-5 महिलाओं को साथ लेके जाना था, और वो उस पूरी की पूरी समस्या के बारे में इस देश में चर्चा ही नहीं होती थी, संवाद ही नहीं होता था। ग्रांटेड माना था ये तो रहेगी ऐसी स्थिति। कितना क्रांतिकारी, कितना बड़ा बदलाव किया प्रधानमंत्री जी ने। क्या ये महिलाओं के सम्मान के लिए बहुत ऐतिहासिक बदलाव है। मैं ये कहता हूँ कि 33% आरक्षण से भी बड़ा बदलाव ये है जो 10 करोड़ आपने इज्जत घर बना के दिए। उज्ज्वला कनेक्शन की जो बात है, जो शिशु मृत्यु दर होती है जी, वो सबसे ज़्यादा घर के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा था उसके कारण हो रही थी, लेकिन इसका निराकरण कोई नहीं कर रहा था। प्रधानमंत्री जी ने उसका निराकरण किया। नल से जल, पहाड़ों पे जाना, कई कई किलोमीटर पैदल जाना, पानी लेके आना, इसका निराकरण किसने? ये सारे महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं। आज प्रॉपर्टी अगर कोई ले रहा है, स्टैंप ड्यूटी महिला के लिए कम लग रही है कि जिससे कि प्रॉपर्टी की ऑनरशिप महिलाओं के पास है। प्रधानमंत्री आवास योजना में महिलाओं को मालिकाना हक दिया जा रहा है। तो सैनिटरी पैड 1 रुपये में देने से लेकर और सेनाओं में परमानेंट कमीशन देने तक महिलाओं के लिए 360 डिग्री प्लान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इम्प्लीमेंट किया। इससे पहले किसी ने नहीं किया। तो मुझे ये लगता है कि, और इसीलिए आज देश की बहनें, देश की बेटियां प्रधानमंत्री मोदी में अपना भाई, अपना पिता देख रहे हैं। और इसीलिए ये एक ऐसा वोट बैंक है जिसको कोई हिला नहीं पा रहा, कोई छू भी नहीं पा रहा। और ये वो वोट बैंक है जो निर्णायक 400 वाली सीटों का जो टारगेट भाजपा ने रखा है उसको पूरा करने का काम कर रहा है। महिलाओं को तो मुझे लगता है कि जो भी पार्टियां रही हैं विपक्षी हमारे देश में, जो एकदम रिवायती, उन्होंने कभी महिलाओं को एक वोट बैंक में नहीं समझा, उनके मुद्दों को अनछुआ रखा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके मुद्दों को एड्रेस किया, उनको वोटर समझा। वोटर से भी ज़्यादा उनको इंसान समझा कि आप एक समान इक्वल प्लेटफॉर्म पे खड़े हो और आपकी भी ज़रूरतें हैं। द्रोण दीदी की स्कीम हो, प्रॉपर्टी के हक की बात हो, स्टैंप ड्यूटी की बात हो, सैनिटरी पैड की बात हो, और ये परमानेंट कमीशन की बात हो, शौचालय की बात हो, घर की बात हो, प्रधानमंत्री आवास योजना में मालिकाना की बात हो, उज्ज्वला कनेक्ट की बात हो, नल से जल की बात हो, आप ये देखिए ना, और पोषण की बात हो, माता के पोषण की बात है, शिशु के पोषण की जो योजनाएं जो लागू करी हैं, ये सब किसके लिए? ये एक इस दिशा में तो कोई सोचता ही नहीं था। कोई प्रधानमंत्री बनेगा और शौचालय की बात करेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा और धुएं की बात करेगा कि चूल्हे के धुएं की बात करेगा, कोई प्रधानमंत्री बनेगा और इस तरह के सैनिटरी पैड के बारे में बात करेगा। ये किसी ने कल्पना की थी? प्रधानमंत्री मोदी ने बातें की, योजनाएं की, उसे इम्प्लीमेंट किया। मुझे लगता है कि विश्व में डेवलपमेंट के जो भी प्रतिमान होते हैं, जो भी मानक होते हैं, जो भी स्टैंडर्ड होते हैं, उसमें कितना बड़ा क्रांतिकारी बदलाव मोदी जी के नेतृत्व में भारत में आया है। और जब भारत बदलेगा तो दुनिया बदलेगी, क्योंकि दुनिया की एक बड़ी आबादी यहाँ रहती है और उसमें से आधी आबादी को संसद में आरक्षण से लेकर और घर में मालिकाना हक तक, इसकी चिंता अगर किसी एक व्यक्ति ने की है तो वो नरेंद्र मोदी है। कपिल जी, देश में चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल में क्योंकि हम जानते हैं मीडिया का बड़ा प्रमोशन और योगदान रहता है, लेकिन सोशल मीडिया पे, खासतौर से यूट्यूब पे हम देख रहे हैं कुछ विदेशी यूट्यूबर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे हैं। क्या इससे आप समझते हैं? आप जर्मन शेफर्ड की बात कर रहे हैं? नहीं, मेरे को नहीं, मुझे इतना ब्रीड्स का ज़्यादा ज्ञान नहीं है। मेरे को ये लगता है कि जिसकी जैसी प्रकृति है वो वैसा काम करेगा। जिसको भौंकना है वो भौंकेगा, जिसको दौड़ना है वो दौड़ेगा, जिसको उड़ना है वो उड़ेगा। ये बदलता हुआ भारत है, नया इंडिया है, तो इन सबको एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल डेफिनेटली लोग करेंगे, लेकिन निर्णायक जनादेश मोदी जी के साथ है। जनता को पता है उनके दुख में, सुख में, दर्द में। कोरोना के काल में जब पूरी दुनिया उम्मीद ढूंढ रही थी, वो उम्मीद भारत से मोदी जी के रूप में पूरी दुनिया को दिखाई दी थी। भारत का इकोनॉमिक मैनेजमेंट से लेकर कोरोना मैनेजमेंट तक मोदी जी के अलावा कोई और होता तो क्या स्थिति होती, ये इस देश का सामान्य नागरिक समझता है। इसीलिए मेरे को लगता है कि किसी के भौंकने से, काटने से, डराने से, प्रोपेगेंडा से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और लेट देम डू व्हाट दे वांट टू डू। सबकी अपनी रोजी रोटी है, चलती रहनी चाहिए, कोई भूखा ना मरे। हम भी यही चाहते हैं, बनाते रहें वो अपने वीडियो, लेकिन जनता ने एक निर्णय लिया है और वो निर्णायक है इस बार। कपिल जी, वीडियो तो बहुत सारे लोग बनाते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, लेकिन एक यूट्यूबर इतना क्या है उसके अंदर कि इतना कुछ कंटेंट, इतना रिसर्च कि आप हाथ पैर मुंह धो के नहा के पूरा पीछे पड़ गए हैं। और आप इसके पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है? नहीं, आप हम किसी व्यक्ति के पीछे, कोई किसी व्यक्ति के पीछे नहीं पड़ा, लेकिन किसी एक इकोसिस्टम है, कोई एक व्यक्ति नहीं है। कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, विपक्षियों का, जिसमें वो कोशिश करते हैं देश को, हिंदुओं को जातियों में बांटो, देश के बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलाओ, देश के बारे में केवल नकारात्मक बातें बोलो और आपस में किसी भी तरह से फॉल्ट लाइंस को ढूंढ के बंटवारा करना, फूट डालना, आग लगाना, इसके ऊपर काम करो। अगर कोई इस दिशा में काम करेगा तो कभी ना कभी कोई ना कोई हिंदुस्तानी उसको जवाब देगा, वो जवाब दिए जा रहे हैं। एक सवाल जो छूट गया वो ये है कि हमने देश में सरतन से जुदा के नारे लगते हुए देखे, किस तरह से देखते हैं आप उसको?
देखिए, सरचंद से जुदा केवल नारा नहीं है, केवल नारे नहीं लगे। कन्हैयालाल जी को सच में मारा गया, उमेश कोले जी को सच में मारा गया, दिलबर नेगी जी को सच में मारा गया, अंकित शर्मा जी को सच में मारा गया, रिंकू शर्मा जी को सच में मारा गया, प्रवीण नेट्टारू जी को सच में मारा गया, श्रद्धा को मारा गया, नेहा को मारा गया। केवल नारे नहीं लग रहे सरतन से जुदा के, सरतन से जुदा सच में किया जा रहा है। एक व्हाट्सएप पोस्ट के ऊपर, एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर, एक किसी को कॉल के ऊपर, इसके ऊपर सच में लोगों को मारा गया है, कत्ल किया गया है। तो ये इस्लामिक जिहाद का स्वरूप है, उसका नेचर है और पूरी दुनिया में है, खाली भारत में नहीं है। तो इसके बारे में आज तक किसी मस्जिद ने, किसी मदरसे ने इसके खिलाफ फतवा क्यों नहीं जारी किया? इसके खिलाफ तो जोड़िए, किसी आतंकवादी के खिलाफ क्यों नहीं जारी किया? क्या देवबंद ने बोला कि कसाब जो है जहन्नुम में जाएगा, उसे कोई 72 हूरें नहीं मिलेंगी? क्या देवबंद ने फतवा जारी किया कि संसद पे हमला करने वाले जो है वो जिहाद नहीं है और इन सबको जहन्नुम में भेजा जाएगा? कितनी बड़ी समस्या है ये। आप जब कोई गलत करे तो चुप हो जाओ और उसके बाद विक्टिम कार्ड लेके सामने आ जाओ, कैसे चलेगा ये? सरतन से जुदा के नारे 1-2 लोगों ने नहीं लगाए हैं, लाख लोगों ने सड़कों पे निकल के लगाए हैं। एक शहर में नारे लगते हैं, दूसरे शहर में सच में हत्या कर दी जाती है। तो इसके बारे में मुझे ये लगता है जो लोग ये कर रहे हैं उन्हीं के समाज को इसका रास्ता निकालना है। क्या हल आप देखते हैं इसका? नहीं, इसका एक ही हल है, संवैधानिक तौर पे क्या होना इसका एक ही हल है कि मुस्लिम समाज के प्रबुद्ध लोग आगे आएँ, इसके खिलाफ बोलें, इसके खिलाफ खुलकर बोलें, इसको रोकने का काम करें और भारत के संविधान के तहत रहेंगे, इसका संकल्प लें। जब तक आप शरिया का सपना लेके बैठे रहोगे मन में, तब तक आप इस तरह की चीज़ों को बढ़ाओगे। लेकिन शरिया का सपना भारत की पुण्य भूमि में समय के अंत तक भी, जिसको बोलते हैं ना एंड ऑफ द टाइम, कि कभी कोई ऐसा जजमेंट डे आएगा, ये आएगा वो, तब तक भी शरिया का सपना भारत में पूरा नहीं होने वाला। कपिल जी, 2-4 क्विक क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले तो आपको किससे प्रेरणा मिलती है? कौन है आपके रोल मॉडल? नहीं, मेरी माता जी की सहजता, सरलता, उनका हार्ड वर्क, उनकी मेहनत, राजनीति में भी उनका जो कार्य है, वो मेरा बेसिक, मेरी जो ट्रेनिंग है, मेरा जो आदर्श है, वो मेरी माता जी हैं और उनको ही मैं देखता हूँ। बाकी तो राजनीति में बहुत सारे लोग हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी की ऊर्जा से पूरा देश ही इंस्पायर्ड है और आश्चर्य से उनकी ऊर्जा को, उनके काम को देख रहे हैं, किस तरह से वो रात दिन लगे रहते हैं। तो लेकिन मेरा बेसिक जो मेरा आदर्श मेरे जीवन में है, राजनीति में खासतौर पे, वो मेरी माता जी। खाली समय में क्या करते हैं? खाली समय काश मिल जाए अभी तो कभी घर पे रात को बैठ के, कभी नहीं, मूवीज देखना दोस्तों के साथ और फिर क्रिकेट खेलना, इस तरह की चीजें। अंताक्षरी भी खेलते हैं जब हम पूरे सारे दोस्त लोग इकट्ठे हो जाते हैं। गाना गा दीजिए फिर। नहीं, गाना टॉर्चर हो जाएगा आपके दर्शकों के ऊपर, दोनों हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ, जैसा किसी भी और दिल्ली वाले के जितने भी टाइम पास होते हैं, घूमना फिरना, मार्केटों में जाना, मॉल्स में जाना, मूवी देखना, क्रिकेट खेलना, तो मैं टिपिकल दिल्ली वाला हूँ। सारा कुछ करते हैं, घूमना फिरना, एकदम खाना पीना। क्या खाने में पसंद है? कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा? सब कुछ वेजिटेरियन, सब कुछ पसंद है। और पसंदीदा गाना? नहीं, गाना तो देखो, मैंने जो सबसे ज़्यादा गाया है वो यही गाया है कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये आंदोलनों का भी गीत है और हमारे मस्ती का भी गीत यही है। तो बेसिक नेचर एक्टिविज़म का है। और क्योंकि कॉलेज टाइम से हम लोग आंदोलन ये वो इस सब में आ गए हैं, तो ढपली और ढपली के साथ आंदोलन के गीत ये कोर में है। आपने कहा खाली समय में फिल्म भी देखते हैं, कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है? हर तरह की एक तो होगी ना कि ये फिल्म हमेशा ऑल टाइम फेवरेट? नहीं, ऐसी कोई ऑल टाइम फेवरेट नहीं है, देखते हैं, लेकिन इट्स अ टाइम पास, तो ऐसा कोई ऑल टाइम फेवरेट नहीं है। लेकिन हाँ, हम कोई पसंदीदा फिल्मकार जिनकी फिल्में आपको, जिनका बनाने का तरीका, जिनकी फिल्में आपको पसंद है? कभी और मेरे ख्याल से बताना चाहिए, चुनावी माहौल में कंट्रोवर्सी हो जाएगी। कुछ तो जवाब दे दीजिए। नहीं, बस यही जवाब है। ओके, धन्यवाद कपिल जी, आज हमारे साथ आप इस चर्चा में जुड़े और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार आपके साथ चर्चा रही और उम्मीद करते हैं कि आगे भी इसी तरह की चर्चा आपके साथ करेंगे। नमस्कार। थैंक यू अंबर जी, और प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं, इसी तरह से आप करते रहें, आपका चैनल, आपका काम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और सत्य को सवालों के माध्यम से सामने लाने की आपकी ये कोशिश, जद्दोजहद जारी रहे। बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद।